देखिए आज का हिंदी का जो है ना पार्ट टू है। हिंदी ऑब्जेक्टिव क्या है? पार्ट टू। हिंदी का जो आप लोग आज पढ़िएगा, ऑब्जेक्टिव का पार्ट टू पढ़िएगा, ठीक है। तो मैं बता देना चाहता हूं कि आज जो आप लोग का ऑब्जेक्टिव है पार्ट टू में, इससे पहले हम लोग पढ़े थे हिंदी का जो है बुक का सारांश और ऑब्जेक्टिव, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का हिंदी का क्या है? पार्ट टू का ऑब्जेक्टिव है, यानी कि बातचीत का पार्ट टू है। और बातचीत का पार्ट टू में आज पूरा बातचीत का ऑब्जेक्टिव ले लिया जाएगा, क्योंकि हम लोग इससे पहले जो पढ़े उस दिन, तो हम लोग देखे कि बातचीत का जो पार्ट वन में हम लोग 15 ऑब्जेक्टिव कवर किए थे। आज लगभग 20 या 25 ऑब्जेक्टिव हम लोग कवर करेंगे, जिससे आप लोग का बातचीत में जितना भी ऑब्जेक्टिव था बुक का, वो समाप्त हो जाएगी। तो मेरी बात याद रखिए कि जो स्टूडेंट पार्ट वन वीडियो नहीं देखे हैं, जिसमें बातचीत का पूरा क्वेश्चन आंसर कवर किए हैं 2025 का, जब तक यानी कि सिलेबस यानी कि 2025 में एग्जाम हो, उन लोगों के लिए भी लाभदायक होगा। दो दो 2026 में एग्जाम देंगे उनके लिए, क्योंकि सिलेबस बदलती नहीं है। मेरा एक उद्देश्य है कि अगर मैं पढ़ाता हूं तो पूरे चीज को कवर करता हूं, उसकी हर क्वेश्चन को कवर करता हूं, ताकि वो मतलब 2026 वाले स्टूडेंट देखे, 2027 वाले देखे या 2028 वाले देखे, तो उनके समय में अगर सिलेबस नहीं बदली जाएगी तो क्वेश्चन वही रहेगा। जैसे बातचीत का जो भी क्वेश्चन है बुक में वही रहेगा। तो यानी कि ये जो वीडियो है, जब तक सिलेबस नहीं बदलता है, उन सभी छात्रों के लिए इंपॉर्टेंट होगा जो मतलब बिहार बोर्ड के हिंदी के 100 अंक का एग्जाम देने वाले होंगे। बातचीत चैप्टर यानी कि हर लेसन का हिंदी का चैप्टर हम लोग कवर करेंगे। तो मेरा उद्देश्य है कि किसी चीज को छोड़ते नहीं है। बातचीत का हम लोग पहला लेसन में सारांश पढ़े, उसमें पूरा क्वेश्चन आंसर को पढ़े, और दूसरे लेसन में हम लोग ऑब्जेक्टिव कवर किए। बातचीत का जो दूसरा वीडियो आया उसमें सिर्फ हम लोग जाने ऑब्जेक्टिव, 15 ऑब्जेक्टिव। आज बातचीत का लास्ट ऑब्जेक्टिव है। इस वीडियो में आप लोग को पूरा ऑब्जेक्टिव बता दिया जाएगा। इससे पहले हम लोग थोड़ा सा पिछला क्लास की चर्चा कर लेते हैं, ध्यान दीजिए। तो पिछला क्लास का हम लोग चर्चा कर लेते हैं क्या, कि बाल कृष्ण या भट्ट का जो जन्म हुआ था, जिसमें हम लोग ऑब्जेक्टिव में भी कवर किए थे और सारांश जो पढ़े थे उसमें भी हम लोग कवर किए थे। तो 23 जून 1844 ईस्वी में जो बातचीत कृष्ण का जो है बालकृष्ण भट्ट का उनका जन्म हुआ था, ठीक है। बालकृष्ण भट्ट का जन्म कब हुआ था? 23 जून 1844 ईस्वी में। ध्यान से समझिएगा, जिसमें हम लोग ऑब्जेक्टिव में भी क्वेश्चन को लिखे थे और सारांश के दिन भी बात किए थे। उनका निधन भी हम लोग फिर से एक बार रिपीट कर लेते हैं। निधन कब हुआ था जल्दी बताइए आप लोग। हाँ ठीक है, 20 जुलाई 1914 ईस्वी में, बिल्कुल सही बोल रहे हैं। 20 जुलाई 1914 ईस्वी को उनका क्या हुआ था? निधन यानी कि मृत्यु हुआ था। उनका निवास स्थान हम लोग ऑब्जेक्टिव में भी कवर किए थे और सारांश के दिन भी पढ़े थे। क्या था क्वेश्चन आंसर जिस पहला वीडियो में हम लोग जो देखे थे? तो इलाहाबाद उत्तर प्रदेश में उनका निवास स्थान था। और उन्होंने जो मतलब 1885 में कौन स्कूल में उन्होंने संस्कृत का टीचर रहे थे? तो CAV स्कूल। अगर मान लीजिए ऑब्जेक्टिव आप लोग से पूछ लिया जाए, जो हम लोग सारांश के दिन पढ़े थे, तो क्या पढ़े थे? 1885 ईस्वी में CAV स्कूल के संस्कृत के अध्यापक थे। तो ये जो हम लोग थोड़ा सा पिछला चर्चा किए कि जो उनके बारे में, ठीक है। तो कल का जो ऑब्जेक्टिव जो जो स्टूडेंट याद कर लिए हैं, जो जो वीडियो देखे हैं, वो कम से कम हमें कमेंट करके ये जरूर बताया कीजिए कि सर जितना भी आपने बातचीत का ऑब्जेक्टिव 15 को बताए थे पार्ट वन में, वो हमें याद हो गया है। आप उसका टेस्ट भी अगर आप लोग देना चाहते हैं, जो ऑनलाइन वाले स्टूडेंट है, तो मेरे व्हाट्सएप नंबर पे आप लोग कांटेक्ट करके, डिस्क्रिप्शन नंबर मिल जाएगी आपको, उससे कांटेक्ट करके ये लिख सकते हैं सर 12th क्लास 2025 एग्जाम ऑब्जेक्टिव टेस्ट। तो इतना चीज अगर आप लिखते हैं इस नंबर पे, तो उससे क्या होगा कि हम आप लोगों का टेस्ट ले सकते हैं, वीकली टेस्ट जैसे आप लोग दे सकते हैं। जिनको लगे कि हाँ बातचीत का ऑब्जेक्टिव पूरा जितना पढ़ाए थे आप, वो कवर हो चुका है, तो व्हाट्सएप पे आप लिखना है सिर्फ इतना ही कि सर टेस्ट बातचीत ऑब्जेक्टिव 2025, यानी कि बातचीत में जो जो ऑब्जेक्टिव पूछा जाएगा 2025 का, वो टेस्ट ले सकते हैं। या तो जब आपका पूरा हिंदी खत्म हो जाए तो आप उसमें भी लिख सकते हैं टेस्ट 2025 सर एग्जाम बात ऑब्जेक्टिव। तो इससे समझेंगे कि जो एक स्टूडेंट व्हाट्सएप पे मैसेज किए हैं, वो इस बार 2025 में एग्जाम देने वाले हैं, ताकि उनकी वीकली टेस्ट की व्यवस्था की जाए, ताकि आप लोग जब वीकली टेस्ट में जुड़िएगा तो मतलब क्या होगा कि मतलब काफी लाभ मिलेगा आप लोगों को। तो जो मेरा वीडियो नहीं देखे हैं, वो कृपया जाके बातचीत का पहला क्वेश्चन आंसर जो एक ही वीडियो में कवर किया गया है, सारांश और क्वेश्चन आंसर, उसको देख लीजिए। उसी से क्वेश्चन आंसर आएगा।
और जो ऑब्जेक्टिव आपको जिनका छूट गया है पार्ट 1 ऑब्जेक्टिव का, तो वो जाके देख ले। तो वीडियो को शुरू करते हैं। पीछे वाला स्टूडेंट हल्ला कर रहा है, तो यहाँ ध्यान दीजिए। अभी ऑफलाइन क्लास भी चल रहा है, तो मैं आप लोग को ऑफलाइन के क्लास में ही मैं आप लोगों को ऑब्जेक्टिव ले रहा हूँ ऑनलाइन वाले स्टूडेंट के लिए। तो हम लोग का ये ऑब्जेक्टिव है, देखिए, बातचीत किस विद्या की रचना है। एक क्वेश्चन आ गया, मान लीजिए हम लोगों के एग्जाम में पूछ दिया जाए कि बातचीत किस विद्या की रचना है, तो हिंदी प्रतीक, एक हिंदी प्रतीक की रचना क्या है, बातचीत है। किस विद्या पूछेगा तो आपको आंसर लिखना है हिंदी प्रतीक। बातचीत शीर्षक का निबंध के निबंधकार है। बातचीत शीर्षक में जो निबंध के निबंधकार है, तो बातचीत शीर्षक लिखने वाले जब बालकृष्ण भट्ट है, तो उनका निबंधकार कौन होंगे, बालकृष्ण भट्ट होंगे। बिल्कुल सही बात है। तो हम लोग क्या लिखेंगे, बालकृष्ण भट्ट। अब देखिए, रॉबिन्सन क्रूसो, ठीक है, नहीं, 16 वर्ष के उपरांत किस मुख से एक बात सुनी। तो 16 वर्ष के उपरांत जब रॉबिन्सन क्रूसो ने फ्राइडे के मुंह से बात सुनी थी, 16 वर्ष के उपरांत जब ने उन्होंने उनके किसके मुख से पहली बात सुनी थी, तो फ्राइडे के मुंह से, ठीक है। बातचीत के माध्यम से बालकृष्ण भट्ट क्या बतलाना चाहते हैं, क्वेश्चन, बातचीत की शैली को बताना चाहते हैं बालकृष्ण भट्ट, मतलब ये बत दिखाना चाह रहे हैं बातचीत की शैली कैसे हो सकता है बातचीत के माध्यम से। क्योंकि आप लोग कल्पना कीजिए कि जब हमें वाक शक्ति न होती तो क्या होता। उस दिन जब लोग क्वेश्चन पहला लेसन में जो पढ़ रहे थे, तो सोचिए कि जब वाक शक्ति ना होती, हम लोग एक दूसरे को अपना अनुभव को एक दूसरे के पास क्या कर पाते, शेयर कर पाते, पूरा सृष्टि क्या होता, गूंगा होता। उस तो इसी प्रकार से बातचीत के माध्यम से बालकृष्ण क्या बतलाना चाहते हैं, बातचीत की शैली को बताना चाहते हैं। भट्ट जी को किसके अंग्रेजी साहित्य के एडिशन और स्टील की श्रेणी में रखा गया। भट्ट जी जो है बालकृष्ण भट्ट, उनको किसने अंग्रेजी की साहित्य के एडिशन और स्टील की श्रेणी में रखा। तो बातचीत की शैली को उन्होंने क्या किया, साहित्य के एडिशन और स्टील की श्रेणी में रखे। ठीक है। बालकृष्ण भट्ट का निवास स्थान कहाँ था, तो इलाहाबाद उत्तर प्रदेश में था। बालकृष्ण भट्ट का पिता पेशे से क्या थे, उनके जो पिताजी थे बालकृष्ण भट्ट के, पेशे से तो क्या थे, तो पेशे से जो उनके पिताजी थे वो क्या थे, व्यापारी थे। नहीं समझे, तो व्यापारी थे। कौन सा उपन्यास बालकृष्ण भट्ट के द्वारा रचित है, तो सो अजान एक सुजान एक उपन्यास है। ठीक है। जो उपन्यास है जो बालकृष्ण द्वारा रचित है, क्या है, सो अजान एक सुजान। जब उपन्यास के बारे में पूछा जाए तो उसमें ऑप्शन में आपको एक ही चीज को खोजना है कि जो बालकृष्ण भट्ट जो है कौन उपन्यास को लिखे थे, तो सो अजान एक सुजान उपन्यास को क्या किए थे, लिखे थे। चलिए, अब हम लोग देखते हैं असल बातचीत सिर्फ दो व्यक्तियों में हो सकती है, किसका मत है। तो देखिए, असल बातचीत सिर्फ दो व्यक्तियों में हो सकती है, तो वो किसका मत है, एडिसन का मत है। एडिसन का कहना है कि असल बातचीत सिर्फ दो व्यक्तियों में होती है। अगर मान लीजिए दो व्यक्ति अगर एक दूसरे कहीं पे बैठ के बात कर रहे हैं, तो वो असल बातचीत हो सकता है। तीन व्यक्ति आने के कारण वो क्या हो जाता है, बातचीत मतलब कि मत नहीं हो सकता है, क्योंकि सिर्फ दो व्यक्ति में असल बातचीत, तीसरा व्यक्ति बात को क्या करता है, बदल दिया था, 6 कानों तक बात पहुंच जाती है, तो वो क्या होती है, वो बातचीत गुप्त नहीं रखा जा सकता है। बोलने से ही मनुष्य के रूप में साक्षात्कार होता है, किसने कहा था, बेन जॉनसन का कहना है कि जब मनुष्य बोलता है उसका रूप, उसका व्यवहार, सब कुछ पता चलता है, इसीलिए मनुष्य क्या होता है, साक्षात्कार जो होता है बेन जॉनसन के अनुसार ही होता है। बोलने से मनुष्य साक्षात्कार कब होता है, किसने कहा था इस बात को, तो बेन जॉनसन ने कहा था, बोलने से ही मनुष्य क्या होता है, साक्षात्कार होता है। ठीक है। और असल बातचीत जो दो व्यक्तियों में होती है, इसको किसने कहा था, तो एडिसन ने कहा था कि असल बातचीत सिर्फ दो व्यक्तियों में हो सकती है। रोबिन्सन क्रूसो को कब तक मनुष्य का मुख देखने को नहीं मिला। रोबिन्सन क्रूसो को कब तक मनुष्य का मुंह देखने, 16 वर्ष तक था। रोबिन्सन क्रूसो जो 16 वर्ष तक के थे, तो उनको किसी भी व्यक्ति का मुंह देखने को नहीं मिला था, इसीलिए बोला गया है रोबिन्सन क्रूसो 16 वर्ष के उपरांत किसके मुंह से पहला बातचीत सुनी, यानी किसके मुख से एक बात सुनी, तो फ्राइडे के मुंह से। यानी कि सबसे पहली बात तो जान लीजिए, रोबिन्सन क्रूसो कब तक मनुष्य को मुख देखने को नहीं मिला, तो यानी कि 16 वर्ष तक वो मनुष्य को देखे नहीं। जब 16 वर्ष तक देखे नहीं तो किसी के मुंह से वो पहला बात नहीं सुनेंगे, सुने भी तो किसके मुंह से सुने पहला बातचीत, तो फ्राइडे के मुंह से सुने। नाटक के प्रारंभ में होने वाला मंगल पाठ का को क्या कहा जाता है, देखिए, नाटक के प्रारंभ जब होता है उस मंगल पाठ को क्या, नांदी पाठ कहा जाता है। नांदी पाठ को ही मंगल पाठ कहा जाता है। जब नाटक
के प्रारंभ जब होता है, जब नाटक शुरू होता है, तो उसमें जो मंगल पाठ होता है उसको नांदी पाठ कहते हैं। एडिशन के अनुसार असल बातचीत कितने लोगों के बीच हो सकती है? सिर्फ दो लोगों के बीच असल बातचीत हो सकती है। वो कौन बताते हैं? एडिशन बताते हैं। बातचीत से मनुष्य किस प्रकार का हो जाता है? हल्का और स्वच्छ हो जाता है। उनका कहना है बातचीत से मनुष्य किस प्रकार का हो जाता है? ऑब्जेक्टिव में अगर मान लीजिए आ जाता है, उसमें क्या लिखे? हल्का और स्वच्छ। किसने किसके न होने से सृष्टि गूंगी प्रतीक होती? बातचीत के न होने से सृष्टि क्या होती? गूंगी प्रतीक होती। अब मान लीजिए किसके न होने से, अगर हम लोग आज बातचीत कर रहे हैं, आपको आप समझ रहे हैं मेरी बात को, जो लोग समझ रहे हैं, तो ये बातचीत जो हो रही है, यह अगर नहीं होती तो क्या रहता? संसार क्या होता? गूंगा होता। इशारा इशारा में कैसे बात करते? आप ही लोग जरा समझिए। हो पाता? संभव है इतना सृष्टि का बातचीत करना? पूरा सृष्टि गूंगा होता तो सोचिए, हम अपनी एक दूसरे की भावना को जल्दी किसी के पास रख नहीं पाते। तो इस चीज को हम लोग समझे हैं। चलिए आगे समझते हैं। देखिए अब आगे जो ऑब्जेक्टिव हम लोग समझेंगे, आर्ट्स ऑफ कन्वर्सेशन कहाँ के लोगों में सर्वाधिक प्रचलित है? यानी कि आर्ट्स ऑफ कन्वर्सेशन मतलब हम लोग सारांश में पढ़े थे। तो क्या था आर्ट्स ऑफ कन्वर्सेशन? बातचीत करने की क्या थी? कला थी। ठीक है। कहाँ के लोगों में ज्यादा प्रचलित है? तो यूरोप के लोगों में ज्यादा प्रचलित है। ठीक है। बाल कृष्ण काल के रचनाकार कौन थे? बाल कृष्ण किस काल के रचनाकार थे? मान लीजिए क्वेश्चन आ गया, बाल कृष्ण जो थे किस काल के रचनाकार थे? तो आधुनिक काल के। 1885 में प्रयाग के सीएवी स्कूल किस विषय के अध्यापक थे? 1885 जब चल रहा था तो सीएवी स्कूल में किस विषय के अध्यापक थे बालकृष्ण भट्ट? तो बोलिएगा आप लोग किसके? संस्कृत के। अगर मान लीजिए पूछेगा संस्कृत के अध्यापक कब रहे थे, तो कौन वर्ष में? तो 1885 में। कौन स्कूल के अध्यापक थे? तो सीएबी स्कूल में संस्कृत के अध्यापक थे। 1888 जब आया तो कायस्थ पाठशाला इंटर कॉलेज में वो अध्यापक बने। यानी कि पूछेगा 1888 में प्रयाग की कायस्थ पाठशाला इंटर कॉलेज में क्या थे? वो क्या थे? तो अध्यापक थे। कब? 1888 में। किस कॉलेज में? तो कायस्थ पाठशाला इंटर कॉलेज में। कायस्थ पाठशाला इंटर कॉलेज में कब थे वो? 1888 में। लेकिन किंतु उग्र स्वभाव के कारण उनको 1888 में नौकरी भी छोड़ना पड़ा था। अगर मान लीजिए मुझे बालकृष्ण भट्ट को कब नौकरी छोड़ना पड़ा था, तो क्या बोलिएगा? 1888 में। मतलब उन नौकरी छोड़। हिंदी प्रतीक नामक कितने वर्ष तक चला? हिंदी प्रतीक जो मानसिक पत्र निकाला गया था कितने वर्ष तक चला था? 33 वर्ष तक। और कब निकाला गया था हिंदी प्रतीक मानसिक पत्र जो निकाला गया था, जो ऑब्जेक्टिव में हम लोग कवर भी किए थे? तो 1877 ईस्वी में हिंदी प्रतीक क्या निकाला गया था? मानसिक पत्र निकाला गया था। ठीक है। हिंदी प्रतीक क्या था? मानसिक पत्र ही था ना, आप लोगों को बताया गया था। हाँ, हिंदी 1877 हिंदी प्रतीक नामक मानसिक पत्र का प्रारंभ किया गया था। कब? 1877 ईस्वी में। ठीक है। कितने वर्ष तक चला था? 33 वर्ष तक। अब देखिए यहाँ पे, अब हम लोग जो आ रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। 1886 में लाल श्रीनिवास दास के कठोर आलोचना किया। क्या चीज का कठोर आलोचना किया था? 1886 ईस्वी जब आया था तो लाल श्रीनिवास दास ने कठोर रचना किया था संगीता स्वयंवर का। अगर और इसमें एक ऑब्जेक्टिव आप लोगों को और दिया गया था, संगीता स्वयंवर के रचनाकार कौन थे? तो श्रीनिवास दास ही रचनाकार भी थे इनके। श्रीनिवास दास संगीता स्वयंवर के रचनाकार भी थे और उन्होंने आलोचना भी किया था 1886 में। अब मान लीजिए पूछ देगा संगीता स्वयंवर का आलोचना श्रीनिवास दास कब किए थे? किस वर्ष किए थे? तो क्या बोलिएगा? 1886 में। ठीक है। 1869 से 1875 तक बालकृष्ण भट्ट किस स्कूल के अध्यापक रहे? मान लीजिए पूछ दे 1869 से, बोलिए प्रयाग के मिशन स्कूल। ठीक है। अब बाल कृष्ण भट्ट का माता एक सुसंस्कृत महिला थी। ठीक है। जिन्होंने मतलब बाल कृष्ण भट्ट को अध्ययन में रुचि की लालसा लगाई थी। स्टार पॉइंट दे दिए हैं कि मान लीजिए पूछ दे कि उनकी माता जो थी बाल कृष्ण भट्ट को किस चीज में रुचि लगाई, तो क्या बोलिएगा? अध्ययन में रुचि लगाई थी। पढ़ने में रुचि लगाने का महत्वपूर्ण भूमिका उसकी माता का था। ठीक है। क्योंकि पिताजी तो एक व्यापारी थे। 1881 में वेदों में युक्तिपूर्ण समीक्षा कौन किए? तो बालकृष्ण भट्ट। 1881 का समय चल रहा था, युक्तिपूर्ण समीक्षा करने वाला जो थे वो कौन थे? तो बालकृष्ण भट्ट जो थे युक्तिपूर्ण समीक्षा किए थे 1881 में। ठीक है। तो ये जो आप लोग को 37 एक 38 ऑब्जेक्टिव एक स्टार पॉइंट 39 मान लीजिए, जो बालकृष्ण यानी कि बातचीत जो चैप्टर है, जिन्होंने बालकृष्ण भट्ट जिनके लेखक हैं, उनके बारे में हम लोग 38 से 39 ऑब्जेक्टिव को कवर किए, जो बहुत बार एग्जाम में आ चुका है। इस ऑब्जेक्टिव जो बुक के बीच का भी ऑब्जेक्टिव है, जो अलग अलग प्रकाशन में भी जो ऑब्जेक्टिव था उस ऑब्जेक्टिव को कवर किए। मेरा उद्देश्य ये है कि जो स्टूडेंट 2025 में एग्जाम दे रहे हैं उनमें कोई भी ऑब्जेक्टिव वो छोड़ के नहीं आए।
चाहे वो बुक का क्वेश्चन आंसर नहीं छोड़ के आए, क्योंकि देखिए पहला लेसन में क्या पढ़े थे हम लोग, गद्दा यानी कि सारांश पढ़े थे बातचीत का, लेखक के बारे में पढ़े थे, और उसमें सारा क्वेश्चन हम लोग कवर कर लिए थे। फिर अब क्वेश्चन आया कि इस बातचीत जो चैप्टर, इसमें ऑब्जेक्टिव भी एक लाइन से अगर कवर हो जाता तो अच्छा होता, इसलिए हम लोग पार्ट 1 15 ऑब्जेक्टिव बनाए बातचीत का, जो कवर किए। आज जो ऑब्जेक्टिव बनाए, जितने भी ऑब्जेक्टिव यानी कि आज आप लोगों को बनाया गया, कम से कम 15 ऑब्जेक्टिव उधर था, और आज आप लोगों को जो ऑब्जेक्टिव बताया गया, कुल मिला के टोटल आपका ऑब्जेक्टिव कितना हो गया, 38 से 39 ऑब्जेक्टिव हो गया। ठीक है, जो आप लोग का बातचीत कंप्लीट हो गया। अब देखिए, जब तक आपका इस ऑब्जेक्टिव को तब तक स्टूडेंट देख सकता है जब तक कि उसका क्या होगा, सिलेबस नहीं बदला जाए, यानी कि जब तक सिलेबस आपका बुक चेंज नहीं होता है हिंदी का, तो ऑब्जेक्टिव वही रहेगा, क्वेश्चन आंसर वही रहेगा। इसलिए हम लोग सोचे क्या कि पूरा डिटेल से बताया जाए, क्योंकि आगे भविष्य में जो 2026 में भी अगर ये वीडियो देखते हैं, 2027 वाले स्टूडेंट देखते हैं, अगर बुक नहीं बदलता है तो उनके लिए लाभदायक होगा। तो मैं चाहता हूं कि ये बातचीत कंप्लीट हो गया है। अब देखिए बचा क्या बातचीत में, तो हो सकता है बातचीत का लेख पूछ जाए, तो लेख कब हम लोग पढ़ेंगे, जब निबंध का जब चैप्टर आएगा। पहले क्वेश्चन आंसर का सारा चैप्टर किताब का खत्म कर दीजिए। ध्यान दीजिएगा, किताब यही किताब है आप लोगों का, और इसमें जो है पहला लेसन बातचीत था जो हम लोग खत्म कर चुके हैं। अब 13 लेसन बचा है। अब उसने कहा था, चंद्रधर शर्मा गुलरी लेखक है, चंद्रधर शर्मा गुलरी, जो हम लोग दूसरा पार्ट पढ़ेंगे, दूसरा लेसन पढ़ेंगे, उसका पहला सारांश पढ़ेंगे, क्वेश्चन आंसर पढ़ेंगे, उसके बाद उसका पूरा ऑब्जेक्टिव कवर कर लेंगे। 13 गो लेसन है, और काव्य खंड में भी इसमें 13 लेसन है। तो इस प्रकार से हम लोग ये 26 लेसन को पढ़ने के बाद, उसमें उसके बाद हम लोग संक्षेपण पढ़ेंगे, उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे उसमें क्या बोलता है उसको, मतलब लेख, फिर ग्रामर बच जाता है, जिसका ऑब्जेक्टिव आप लोग को नहीं बताया, क्योंकि ग्रामर पढ़ लीजिएगा तो ऑब्जेक्टिव जान जाइएगा। इस प्रकार से अब जैसे देखिए, जो स्टूडेंट 2025 में एग्जाम दे रहे हैं, सिर्फ वीडियो का भरोसा मान लीजिए आप देखे, एक दो बार देखे, या आप उसका नोट्स नहीं बनाए देख के, तो फिर आपको याद नहीं होगा। जब तक एक बार देखिए वीडियो को, नोट्स लिखिए एक बार समझने के बाद, अगर आप नोट्स लेते हैं तो पूरा चैप्टर कवर हो जाएगा आपका, नोट्स बनाते हैं तो नोट्स बनाया कीजिए, नोट्स बना के याद कीजिए। अगर याद हो जाता है, लगता है कि हाँ सर, जो अब हमको हिंदी का आप टेस्ट ले सकते हैं, तो 2-4 लेसन जब आप पढ़ लीजिएगा, तो आप टेस्ट के लिए इस नंबर पे कॉन्टेक्ट लिखना है सिर्फ सर मेरा एग्जाम है 2025 में हिंदी। और आप इसमें क्या कर सकते हैं, इतना लिखने के बाद आप सिर्फ हमसे जो आप लोग का टेस्ट जब देख लेंगे कि हाँ कुछ स्टूडेंट जुड़ गया है, तो उसमें आप लोग को क्वेश्चन भेजा जाएगा, आप जस्ट आप उसका आंसर आप बता सकते हैं, या आप लोग बोलिएगा ऑनलाइन टेस्ट लेने का, तो वो भी सुविधा उपलब्ध किया जाएगा। लेकिन अगर और जो भी जिनका विषय है, जिनको लग रहा है कि और कुछ विषय में वीडियो चाहिए आप लोगों को, तो कमेंट कर सकते हैं, बता सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और सब्सक्राइब मत करना भूलिएगा, ठीक है। चलिए उतार लीजिए आप लोग।